हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, शर्मा जाते हैं या उसको इग्नोर कर दें। ब्लड इन मोशन, या ये फाइल्स का कारण हो सकता है या इससे कोई और बड़ी बीमारी हो सकती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर करण मीणा, तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो आप इस पॉडकास्ट को आज सीरियसली सुनना। अगर आपके नॉन में किसी कोई बीमारी है, इससे कोई जूझ रहा है, तो आप उनसे ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। हेलो सर, हमने काफी बार सुना था कि लोग सुबह मोशन करने जाते हैं, उनको इमीडिएट ब्लड आ, तो उस सिचुएशन में वो पेशेंट क्या करे? वो उसके लिए एक अर्ली साइन है किसी चीज के लिए, या उसको एक हरी अप करके डॉक्टर से ही मिलना चाहिए? तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आज की डेट में, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है कि लोगों के मोशन में ब्लड आता है जिसे कई बार वो इग्नोर भी करते हैं। होता क्या है कि सुबह मोशन किया, कई बार वेस्टर्न टॉयलेट्स में पता भी नहीं चलता, बिकॉज इंग्लिश टॉयलेट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि देयर इज सम वाटर इनसाइड द वॉशरूम, तो उसकी वजह से कलर का कई बार पता नहीं चलता है। कई बार लेट भी हो जाता है डिटेक्ट करना कि मोशन का एक्चुअल कलर क्या है। बट हाँ, कभी भी ब्लड आए तो एक रेड रेड फ्लैग साइन माना जाता है। उसके लिए आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। ज्यादातर केसेस में कॉमन कॉजेज से ही होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट कुछ कुछ केसेस में गंभीर भी ले सकता है। सर, लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा ये ब्लड आया है, ये पाइल्स हो गया, तो ये सेम है या कुछ और इससे हो सकता है? जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मैक्सिमम वो इसको एट्रीब्यूट करते हैं, या तो सर हमें पाइल्स हो गई है या हमें डाइसेंट्री हो गई है, मतलब ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसमें ब्लड आ गया। ठीक है। डाइसेंट्री क्या होता है सर? डाइसेंट्री को पेचिश बोलते हैं हिंदी भाषा में, कि पेट में एक बड़ी आंत का इन्फेक्शन हो जाता है जो कई बार ब्लीडिंग अल्सर्स ब्लीड कर जाते हैं। तो पुराने जमाने में जब इन्फेक्शन ज्यादा होते थे, आज की डेट में इन्फेक्शन उतने ज्यादा नहीं होते हैं पेट के, तो उस जमाने में कई बार डाइसेंट्री के साथ पेशेंट आते थे कि रेड ब्लड आ रहा है मोशन के साथ। तो अब पेशेंट्स आते हैं, उसको ज्यादातर खुद ही कहते हैं कि सर मेरे को बवासीर हो रही है, पर ऐसा नहीं है। देर आर सो मेनी कॉजेज फॉर ब्लड इन मोशन। तो सर, पाइल्स के अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हाँ मशीन में ब्लड आ गई? तो इसके कई कारण हैं। जैसे आपने खुद कहा पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड्स कहते हैं। उसके अलावा एक बीमारी होती है फिशर। फिशर में एक कट होता है नीचे की साइड, मोशन वाली जगह में, वहां से ब्लड आ सकता है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस जिनकी वजह से इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हुआ, ब्लड आ सकता है। कुछ पेशेंट्स में एक डिजीज होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज जिसे बोलते हैं, दो तरह की होती है, में उसमें ब्लड आ सकता है। उसके अलावा कुछ कैंसर्स में ब्लड आ सकता है, बड़ी आंत का कैंसर हो गया, कोई ना कोई अल्सर हो गया। एज अगर पेशेंट की ज्यादा है तो एंजियोडिस्प्लेजिया, मतलब नसों की कुछ बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो नस फट गई और ब्लीडिंग हो सकती तो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि पाइल्स का ब्लड है या किसी और चीज का ब्लड है, या इसमें कुछ कलर डिफरेंस होता है? है। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर पेशेंट का जो ब्लड है वह ब्राइट रेड है, मतलब सुर्ख रेड रेड कलर का है, वह मोशन के साथ मिक्स्ड नहीं है, मतलब मोशन अलग से गिर गया, उसके बाद एक पिचकारी की तरह या ड्रॉप ड्रॉप करके हुए ब्लड गिरा, तो वह ज्यादातर केसेस में हेमोरॉइड का ब्लड होता है। मतलब मोशन अलग से निकला, उसके बाद में कुछ स्वेलिंग सी लगी महसूस हुई, या कई बार वो पेन भी नहीं होता उसमें। इट इज यूजुअली पेनलेस। 90% ऑफ द केसेस जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं। 10% में जब उसके अंदर कुछ थ्रोम्बस बन जाए या वो एक्सटर्नल हो जाए तो उसमें पेन भी हो सकता है, बट 90% ऑफ द केसेस जो हेमोरॉइड होते हैं वो पेनलेस होते हैं। तो नंबर वन, अगर किसी को पेनलेस ब्लीडिंग है और वह ब्राइट रेड है, जो कि मोशन या स्टूल के साथ मिक्स्ड नहीं है, तो उसके हेमोरॉइड होने के चांसेस हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में पेन होता है और मोशन के ऊपर एक लकीर सी बढ़ के मोशन के साथ एक ब्लड, या एंड में पेन के साथ ब्लड होता है, तो ऐसी पेनफुल कंडीशन यूजुअली फिशर के साथ एसोसिएटेड होती है। फिशर यानी कि लैट्रिन वाली मोशन वाली जगह पर एक कट बन जाना जो कि ब्लीड करता है। सर, कई बार सुना था कि कोई ब्लड ब्लैक कलर का आ रहा है या रेड कलर का आ रहा है, उसमें क्या में डिफरेंस होता है? तो अगर कोई अल्सर है पेट के अंदर, आंत की बात ना करें, पेट का कोई अल्सर है या छोटी आंत के अंदर कोई ब्लीडिंग पॉइंट हो गया, तो वह ब्लड धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी आंत की तरफ पहुंचता है, मोशन वाली एरिया की तरफ पहुंचता है, तो उसके अंदर लाल से रंग तब्दील होके ब्लैक हो जाता है, जिसे हम मलीना कहते हैं। और एक होता है लाल रंग का ब्लड,
एक तो हो गया जैसे मैंने आपको हेमोरॉयड और फिशर के बारे में बताया। एक होता है कि जो लाल रंग का ब्लड स्टूल के साथ मिक्स्ड है, ठीक है। तो हमें अगर मोशन का कलर देखना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि मोशन का कलर एक्चुअल में मैरून या रेड की तरफ ज्यादा है मिक्स्ड जो ब्लड है, या वो बहुत ज्यादा ब्लैक है। अगर वह ब्लैक है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आंत से ब्लीड, बड़ी आंत से ब्लीड ना होकर के यह ऊपर से आया है। और अगर मैरून कलर या फ्रेश रेड है तो इसका मतलब जो कारण है वह बड़ी आंत या मलाशय जिसे रेक्टम कहते हैं, या फिर एनल कैनाल के पास है, मतलब जो जहां से मोशन बाहर आता है उस एरिया की प्रॉब्लम है। तो हम कलर से भी काफी कुछ बता सकते हैं कि ये ब्लड आया कहाँ से। कि सर इसमें अगर हम बात करें सिर्फ ब्लैक ब्लड की, तो उसकी क्या कारण हो सकते हैं? तो जैसे कोई पेशेंट्स हैं जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज है, यानी कि स्टमक और स्टमक के नीचे एक पार्ट होता है ड्यूोडेनम, ठीक है। हम फूड पाइप से खाना निगलते हुए जाते हैं, हमारे स्टमक में पहले खाना जाता है फिर ड्यूोडेनम में जाता है। तो स्टमक ड्यूोडेनम के यूजुअली अल्सर्स, अल्सर डिजीज बोलते हैं ना कि यार इसको तो पेट में अल्सर है। हाँ जी। तो अल्सर कई वजह से हो सकते हैं। कोई बीमारी हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने से, फूड हैबिट्स गंदी हैं, स्मोकिंग हो गई, इनकी वजह से अल्सर बनने के चांस होते हैं। तो अगर अल्सर आपके स्टमक में या डूडनम में बने हैं तो वो जो ब्लड निकलेगा वहां से होगा तो वो भी रेड ही, पर जैसे जैसे वो नीचे पहुंचेगा वो ब्लैक में ठीक, ठीक है। दूसरा कारण है कि अगर मान लो स्टमक का कोई कैंसर है, ठीक है, या फिर एक स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऐसा ट्यूमर है जो ब्लीड कर रहा है, उसमें भी ब्लैक कलर है। फिर अगर मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है जो खून पतला करने की दवाइयां, उनमें ज्यादातर ब्लैक कलर का स्टूल आता है, स्टमक में अल्सर हुआ था, क्योंकि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ये दवाइयां हैं जो ये अल्सर बनाती हैं। ये उन ऊपरी भाग में ज्यादा अल्सर बनाती हैं, पेट के हो गए या ड्यूडेनम के अल्सर हो गए, फिर वो ब्लीड कर जाते हैं पेट। तो पेशेंट को ब्लैक कलर का स्टूल, अब मैरून कलर का स्टूल होगा जब पेशेंट को लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी। तो इससे हम कलर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट है कि ब्लैक आ रहा है या रेड। सर जैसे आपने बताया कि अगर हम कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे अल्सर बन जाता है, और किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन ले रहा है, बट अगर उसको अल्सर से बचना है तो वो क्या करे? तो इसके लिए आमतौर पे सारे कार्डियोलॉजिस्ट एंट्रोप्रोजोल नाम की गोली जैसे कॉमनली लोग लेते हैं गैस वाली, ये वो लेते हैं साथ में। स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी कि अल्सर फिर नहीं बच सकते हैं, क्योंकि 100% बचाव नहीं हो सकता। अब इसमें यही केयरफुल रहना है कार्डियक पेशेंट्स को कि अगर मोशन के कलर में चेंज देखते हैं, ब्लैक आता है, तो तुरंत एक बार कार्डियोलॉजिस्ट या गैस्ट्रो सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है, कि उसके लिए फिर कुछ और दवाइयां भी ऐड करनी पड़ती है जिससे कि वो अल्सर हील हो जाए। और खून पतला करने की दवाई कुछ समय के लिए कम करनी भी पड़ सकती है, ताकि जब वो हील हो जाए तो फिर से दोबारा स्टार्ट करनी पड़े, क्योंकि जिसको स्टेंट डल गया उसके लिए तो लाइफ सेविंग मेडिकेशन है एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल। अब सवाल ये उठता है कि मान लो ब्लीडिंग हो गई पेशेंट, तो यूजुअली पेशेंट को क्या होता है कि कुछ चक्कर सा आता है कि एकदम से उसको ब्लीडिंग होगी, उसका ब्लड कहीं से निकल रहा है, तो बॉडी को फेंटनेस महसूस होगी, लाइट हेडेडनेस महसूस होगी, उसे लगेगा कि सिर हल्का सा हो रहा है और मोशन बार बार जाना पड़ रहा है, और अगर वो ब्लैक कलर का आ रहा है तो इसका डायरेक्ट यही इंफरेंस निकलता है कि ये अल्सर। सर जैसे आज के टाइम में आपने भी देखा होगा कि सिटिंग जॉब काफी ज्यादा हो गई है, लोग मतलब 7 7 8 घंटे एक पर बैठे रहते हैं, तो उससे उन्हें मोशन में प्रॉब्लम होने लगी, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उन्हें चीज हो गई, और उसके बाद अगर उन्हें उसमें ब्लड आ जाए तो वो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? हाँ, कॉन्स्टिपेशन 100 बीमारियों की जड़ मानी जाती है, पर्टेनिंग टू ब्लड जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें हमारे हेमोरॉइड्स हैं, किसी को पाइल्स है या फिशर है, उसका एक प्रमुख कारण कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, पेशेंट जोर लगाएगा, ठीक है, जोर लगाएगा, नीचे वाले एरिया में जो हमारे हेमोरॉइडल कुशन है, हमारी जो ब्लड वेसल है रेक्टम के अंदर, वो फूलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा बैठने, तो उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो वो उसका ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाएगा, हेमोरॉयड मतलब वो जो नसों के गुच्छे हैं वो बड़े हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन से। अब कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत हार्ड स्टूल्स है तो
जहाँ पे जस्ट वो मोशन निकलता है उस एरिया में, एनल कैनाल वाले एरिया में नीचे कट लग जाते हैं। बहुत हार्ड स्टूल थे, मोशन निकलते उसने इसको एक्सपैंड किया, ठीक है, वो एरिया एक्सपैंड हुआ, एकदम से कट लग गया। उसके बाद वो बहुत टाइट करना पड़ता है पेशेंट को, एरिया एकदम से स्पैस्मोटिक पेन में चला जाता है, बहुत पेन होता है पेशेंट में। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको होने। तो फिशर और हेमरॉयड में कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज समझने की ये है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन किसी सीरियस कंडीशन की वजह से भी हो सकती है और फिर ब्लड, कैसे सीरियस कंडीशन से? जैसे मान लो किसी को नीचे के एरिया का कैंसर हो गया, ठीक है, अब वो कैंसर ने जगह को रोक लिया, मोशन जा नहीं पा रहा वहां से, तो उसको बोलते हैं एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू। पर मरीज आम भाषा में कहता है मुझे तो कब्ज हो रही है कीड़ों से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की चीज है कि जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वो अगर अभी रिसेंटली ही चेंज हुई है, आपको अभी होनी शुरू हुई है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि कोई सीरियस ट्रबल तो नहीं। सालों से चलती हुई कब्ज एक अलग विषय है, रिसेंट चेंज इन मोशन, बावल मोशन मूवमेंट या आपकी फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो गया है, मान लो आपको पिछले 20 साल 15 साल से सही मोशन आता था, पर आपने देखा पिछले 1 महीने से यार मुझे मोशन ही नहीं आता, मुझे तो यार इतनी दवाई लेनी पड़ती, मेरे दोस्त से दवाई ली, मैंने फार्मेसी से ली, फिर भी एक बार हुआ यार, मेरा पेट टाइट ही रहता है यार, कब्ज होगी मुझे। वो कब्ज नहीं, वो कोई सीरियस इशू भी हो सकता है और उसके साथ ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि वो ट्यूमर पड़ा है, ट्यूमर ने ब्लीडिंग करनी है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो किसी भी कॉज से हो सकती है, कहने का मतलब वो सीरियस कॉज से भी हो सकती है, वो हेमोरॉइड से भी हो सकती है। इसीलिए तो डॉक्टर का इंटरवेंशन टाइमली जरूरी है ऐसे केसेस। मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर है तो हमें आपको इसको थोड़ा सीरियस सीरियसली लेना है कि कॉन्स्टिपेशन अगर अभी भी बनी है, पेट फूल रहा है, आपको मोशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सीरियस कॉज ढूंढना पड़ेगा ब्लीडिंग का। ये नहीं कह सकते कि मान लो हेमोरॉइड्स हैं, बवासीर है तो बवासीर ही बोलते रहेंगे लास्ट तक, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन सी चीज है सर, जो लोग काफी लाइटली ले लेते हैं। बिल्कुल, ये चीज कोई, इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस करते हैं कि अगर कोई चेंज आई है आपकी बाउल फ्रीक्वेंसी में, अगर आपके मोशन के पैटर्न में चेंज आया है, आप फर्ज कीजिए आप दिन में 2 बार मोशन जाते हैं, इट इज ओके। आपके बचपन से आप 3 बार जा रहे हैं मोशन, इट्स ओके, आपकी हैबिट है, वो चल रही है सालों से। बट मैं अगर आपको कहूँ आप 2 बारी में फ्रेश हो जाते थे पूरे, और अब आप 2 दिन तक पूरे फ्रेश नहीं हो पाते, तो देयर इज समथिंग सीरियस। आप ही अपना कंट्रोल है, आप अपने आप से ही कंपेयर करो पहले से मेरा क्या हुआ। आप मैं कंपेयर नहीं कर सकते। मैं नहीं कह सकता कि राघव आपका इतना बाउल फ्रीक्वेंसी ये नॉर्मल और मेरा नॉर्मल है। अगर मेरे लिए 2 बार जाना दिन में, या मेरे लिए 2 दिन में 1 बार जाना नॉर्मल था, जो भी हो सकता है, हाँ जी। तो मेरी एबनॉर्मेलिटी तब गिनी जाएगी जब मेरा ही पैटर्न कुछ बदल गया, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये तो हर एक किसी को अपना हर खुद एक सा अपना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो यही है कि अपने सिम्टम्स को खुद पहचानना है, इसलिए एजुकेशन जरूरी है सिम्टम्स को लेकर। अगर सर कोई जिम कर रहा है, वो कुछ स्टेरॉइड ले लिए उसने या वो अपने कुछ प्रोटीन्स ले रहा है, उससे भी कई बार उसको हो जाता है कि हाँ मेरे को मोशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या हाँ, कंटिन्यूटी से नहीं हो रहा। हाँ, तो ये है कि जिम वाले जो होते हैं वो डाइट कॉन्शियस तो होते ही हैं, स्टेरॉइड्स भी ले लेते हैं कई लोग, है ना। तो स्टेरॉइड्स भी अल्सरोजेनिक होता है, पेट का अल्सर बना सकता है स्टेरॉइड। दूसरा है कि स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं आपकी बॉडी, इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग वाले इन्फेक्शन उग सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है स्टेरॉइड वाले पेशेंट, जो जिम वाले पेशेंट्स में, जिम वाले जो लोग हैं, जो पेशेंट्स आते हैं जिम करने वाले कि जिनको प्रॉब्लम शुरू हो गया पीढ़ी के, उनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कि वो फाइबर नहीं होते, उनकी डाइट में प्रोटीन बढ़ती जाती है, फाइबर कम। फाइबर कम होता जाता है। तो जब आप इतना प्रोटीन खाओगे आपका मोशन बनेगा ही नहीं, हार्ड हो जाएंगे स्टूल। तो आपका मोशन जब बनेगा ही नहीं अच्छे से, तो वो हार्ड हो जाएंगे, नीचे वो ब्लीडिंग कर सकते हैं रुकावट की वजह से। ये कुछ कॉजेज हैं कि जिम वाले वर्कर्स, जिम वाले जो लोग हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। सर इसमें अगर जो ब्लड आ रहा है वो कहीं ना कहीं पेन करता ही करता है पेशेंट को। बट अगर उसको पेन ही नहीं हो रहा, उसको पता ही नहीं है कि हाँ यार मेरे को ब्लड आ, तो उसको काफी लेट पता चल रहा है या उसको पता ही नहीं चल रहा चीज़ों का, तो वो कितना डेंजरस हो सकता हाँ, है। वही अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि हेमोरॉइड्स का जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस हो,
मैंने बताया 90% केसेस में पेन ही नहीं होता, जस्ट एक पिचकारी की तरह ब्लड आता है और बहता रहता है, बहता रहता है, कमोड पूरा लाल हो जाता है, सुर्ख लाल। ठीक है। एक होता है कि छुपा हुआ ब्लड हो रहा है, जिसे ओकल्ट ब्लड बोलते हैं। ठीक है। अब वो छुपा हुआ ब्लड अगर इंटेस्टाइन में, मान लो किसी को कैंसर पनपना शुरू हो गया, मोशन में मिक्स होके आए जा रहा है, आप ब्लश कर देते हो, आप देखते ही नहीं उसे, उसमें पेन नहीं होता। पेन तब स्टार्ट होना शुरू होता है जब कैंसर इतना बढ़ जाए कि वो, जैसे इतना इतना एरिया है आपके इंटेस्टाइन में, कैंसर ने बढ़ के इतना रूट लिया एरिया, जब उसमें रुकावट होती तब तक वो ऑलरेडी 90-80% रुक चुका होता है एरिया, तभी पेशेंट को महसूस होता है। नहीं तो अगर 30%, 40% भी खुला हुआ है वो एरिया, तो पेशेंट को लगता है हाँ ठीक आ गया, मोशन आ गया। तो जब ये लेट स्टेज में आता है ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट, ज्यादातर केसेस में ब्लीडिंग होती रहती है। तो अगर किसी पेशेंट का एचबी कम वर्क हो रहा है, आप कह रहे हो कि यार तू पीला बड़ा लग रहा है, कब्ज भी हो रही है क्या? हाँ यार कब्ज भी हो रही है, पीला भी लग रहा है, पेट भी आ रहा है, आजकल डिस्कम्फर्ट होता है, तो अलार्मिक साइन है, आपको कैंसर की जांच करानी, ये समझने की जरूरत है, स्पेशली मेल्स में। मेल्स में एनीमिया की कॉजेज बहुत कम है, खून कम होने की कॉजेज बहुत कम है। मेल्स में तो और अटेंटिव हो जाइए अगर ये तीन चीजें मिल रही हैं कि वेट भी कम हो रहा है, पेन भी स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा होना, और एच भी कम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया है, तो आपको जांच जरूर करानी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है या टीनेजर्स में आ रही है तो वो अलग होगा या सेम ही रहेगा उसका, कि हाँ इतने ही डेंजरस है उनके लिए भी? बच्चों में आमतौर पे इतनी छोटी एज में, लेस देन 10 ईयर्स में, तो कॉन्स्टिपेशन ही कॉज रहता है जिसकी वजह से हो सकता है। हाँ, 25 साल 30 साल की उम्र में भी फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के घर में फादर को, मदर को, या फादर की साइड में किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है अर्ली एज, फॉर एग्जाम्पल मामा को हो गया या चाचा को हो गया, फादर को नहीं भी है, मदर को नहीं भी, ग्रैंड फादर। हाँ ग्रैंड फादर में था, तो थोड़ा सा सचेत रहना है कि अगर अर्ली एज में भी आपके ब्लड आना शुरू हो गया है, तो दिखाना जरूरी है कि फैमिली हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्ली कैंसर से होने में। हाँ, यूजुअली 10 साल से कम पे यूजुअली नहीं होता ऐसा, और 20 साल 22 साल में यूजुअली दिखते हैं पेशेंट्स आजकल के जिनमें फैमिली हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। तो उनमें थोड़ा सा सचेत रहना है, उस पेशेंट को ये पता होना चाहिए, पूछना चाहिए डॉक्टर को कि आपके घर में किसी को हुआ है, ऐसा हुआ है तो फिर अर्ली टेस्टिंग हो जाएगी। हो सकता है वह भी कॉमन कॉज से ही आया हो, हेमोरॉयड भी उसको हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, या कोई और नॉन सीरियस कंडीशन हो सकती है, फिर भी उसको जल्दी स्क्रीन कर लो ताकि उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए, कुछ मिस ना हो। Okay? तो जैसे आपने बताया कि कैंसर बन जाता है, कि कितना टाइम लेता है कैंसर बनने में? तो पेशेंट को कैसे कि अब यार ये वो स्टेज आ गई है कि हाँ होता कैंसर हो गया है। है जो आंत का कैंसर होता है उसको बनने में 5 से 7 साल लगते हैं वैसे, मतलब शुरू में 10 साल भी लग सकते हैं, मतलब शुरू में एक पॉलिप होता है, छोटा सा एक पॉलिप बनता है, फिर यूजुअली पॉलिप बड़ा होता जाता है, फिर वो कैंसर में तब्दील होता है। ये यूजुअली जो नॉन जेनेटिक कॉजेज में ऐसा होता है, कुछ जेनेटिक कॉजेज में भी जिनमें बहुत सारे पॉलिप बनते हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में 2 से 3 साल में भी बन सकता है, हेरिडिटरी केसेस में बन सकता है जिनमें फादर को, मदर को या किसी फैमिली मेंबर्स को हिस्ट्री थी, उसमें डायरेक्ट अल्सर बन के भी कैंसर बन सकता है। तो यूजुअली जो पीरियड देखा गया है, 2 से 3 साल तो लगते ही हैं बनने में पूरा कैंसर। तो 2-3 साल में पेशेंट को पता चलता है कि हाँ ये मुझे हाँ, प्रॉब्लम कुछ हो कुछ गई है। सटल फीचर आते हैं, कई बार अक्सर बन के ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, पर वो पेशेंट इग्नोर करता रहता है। अगर फिर ब्लीडिंग नहीं आ रही, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हाँ, ब्लीडिंग नहीं आ रही है, ब्लीडिंग नहीं आ रही, पेन नहीं आ रहा, तब भी हो सकता है सीधा सीधा कैंसर के साथ प्रेजेंट करे। वो वो कैसे? अनफॉर्चुनेट होता है, कभी ना कभी तो सिम्टम आएंगे ही, ऐसा अनफॉर्चुनेट होता है। देखो 100% तो सिम्टम कई बार नहीं आते, ठीक है, बट जैसे मान लो पेशेंट कह रहा है मुझे थकान बहुत होने लग गया आजकल, या मेरे को एनीमिक लग रहा है, पेशेंट पीला लग रहा है, तो फिर आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। हाँ, बनती हुई स्टेज पे डिटेक्ट करने का तो एक ही तरीका है कि फिर कोलोनोस्कोपी कराई जाए। कोलोनोस्कोपी के राइट कैंडिडेट्स को पिक करना जरूरी है कि किस में कोलोनोस्कोपी कर देनी चाहिए अगर कोई सिम्टम आते हैं या फिर फैमिली हिस्ट्री। सर इसमें काफी बार हमने भी देखा है या आपने भी कभी देखा होगा, ब्लड आ गया तो घर वाले कुछ और ही चीज समझ लेते हैं और कुछ अपने घर के ही नुस्खे पा लेते हैं। तो वो चीज में हेल्प करता है या और उसको डेंजर जोन पे डाल देता है? देखो कई बार तो क्या होता है, जैसे फूड आइटम्स पे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मोशन का कलर बदल सकता है, ठीक है, जैसे कई बीट रूट का जूस पीते हैं और बीट रूट खा लोगे तो मोशन रेड आता है। उससे क्या हो जाता है सर, ये कैचअप ज्यादा करने से? केचप से तो यूजुअली नहीं देखा गया है,
केचप जैसे अब आप कह रहे हैं केचप से इतना कॉमनली नहीं होता। तो बीट रूट का एक कलर होता है बीट रूट का, कि आपने नॉनवेज डाइट ज्यादा खाई, ठीक है, उससे भी ब्लैक हो जाते हैं स्टूल मोमेंटरी, क्योंकि उसमें रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स भी चिलाई टाइप हैं जिनसे भी थोड़े डार्क कलर स्टूल हो जाते हैं। तो पेशेंट को लग सकता है यार डार्क कलर स्टूल आया, तो फूड आइटम्स का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपने बीट रूट ही लिया है सुबह, दोपहर में, शाम को आपको रेड आ गए, तो उतना डरना भी नहीं है। बट कोई नुस्खा नहीं है सच इसको ठीक करने का, अगर जेन्युइनली ब्लड है। जेन्युइनली क्या है कि अगर मान लो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमरोइड या कुछ है, देसी नुस्खे उसमें काम करते हैं कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देते हैं कई बार। जैसे कोई मदर्स होती है कि पानी ज्यादा पिला देगी, अजवाइन वाला वाटर या पिला सुबह सर वो होता है कि सुबह गर्म पानी चार गिलास पानी पी लो, तो वो अच्छी हैबिट्स है। उसको हम गलत नहीं कहते कि देसी नुस्खा हो गया तो वो गलत है, नहीं, हर चीज का इलाज दवाई नहीं है। अगर आप पानी पी के कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हो तो कोई को दवाई देने की जरूरत नहीं है। तो उसको देसी नुस्खा कहेंगे या कॉमन सेंस कहेंगे, वो ठीक है। मतलब पानी मैटर करता है कि हाँ, हाँ पानी अच्छा लो, फाइबर खूब लो, सैलेड जरूर खाओ, एक मील या 2 मील में जरूर सैलेड खाओ, अच्छे प्रोबायोटिक्स लो, दही रोज खाओ। दही 2 बार खाओगे आपके अच्छे बैक्टीरिया बनेंगे, वो कैंसर को प्रिवेंट करेंगे, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो कैंसर या और सीरियस कॉजेज होने के चांस कम होंगे, अच्छे बैक्टीरिया होंगे, मोशन पे अच्छा आएगा। तो वो चीजें लो डाइट में, तो काफी चीजें ठीक हो सकती अब सर आपके पास कोई पेशेंट आ गई, तो आप अर्ली मतलब कैसे आप डिटेक्ट करते हो कि हाँ इसको मोशन आ रहा है, इसको पाइल्स हो गई है, वो चीज़ डिफरेंशिएशन आपको कैसे करते हो? तो जैसे आपको मैंने बताया कि हम जैसे कोई भी सिम्टम्स पे एक डीप स्टडी करते हैं, पूछ के कि उसको कैसे कलर का आया, कब ब्लीडिंग कब हुआ, मोशन एंड में हुआ, शुरू में हुआ, पेन हुआ नहीं हुआ, फीवर था कि नहीं था, ठीक है, मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये सारा पूछते हैं पहले। तो हम अपने नैरो डाउन करते हैं डिफरेंशियल्स, मतलब कॉजेज को एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, अच्छा यार ये कॉज ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं, उसमें अब क्या करते हैं, ग्लव्स से हम एग्जामिन करते हैं मोशन वाले एरिया, ठीक है। मोशन वाले एरिया को हम ग्लव्स फिंगर एग्जामिनेशन करके पहले देखते हैं उस एरिया को कि उसमें कोई कट तो नहीं है। पहले तो नेकेड आई से देखते हैं कट तो नहीं है, अगर कहीं कट है तो इसका मतलब फिशर है, ठीक है। फिशर नहीं है, पेशेंट का स्मूथ है सारा जो मोशन का एरिया, फिर हम उसके अंदर एक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर डिजिटल फिंगर एग्जामिनेशन, ठीक है, ग्लव फिंगर के साथ में हम एक मोशन के एरिया को एग्जामिन करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 to 11 सेंटीमीटर तक का एरिया, 9 to 10 सेंटीमीटर तक का एरिया देख सकती है आपकी फिंगर डीप इंसर्ट करके, ठीक है। उसको आप पुश करते जाओगे तो इतना एरिया मान के चलो 8 सेंटीमीटर तक का तो आप आराम से देख ही सकते हो, डिपेंड्स आपके इंडेक्स फिंगर लेंथ कितनी है। बट आप 8 to 7 सेंटीमीटर तक का एरिया फिंगर से भी एग्जामिन करके देख सकते हो कि कितना उसमें एरिया में कोई कैंसर जैसी गांठ तो नहीं है, या उसमें जो स्टूल लगा आपकी फिंगर पे उसमें कालापन तो नहीं है, या रेड कलर तो नहीं है। जब आप विड्रॉ करोगे आपको कलर दिख जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं प्रोक्टोस्कोपी। उसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसको हम मोशन वाले एरिया में डाल के लाइट से देखते हैं, तो जैसे हेमरॉयड है वो हमें दिख जाता है, प्रोक्टोस्कोपी में पता चल जाता है कि इसको हेमरॉयड, ठीक है। कुछ केसेस में जिसमें कुछ भी नहीं मिल रहा पर ब्लड है, उसमें फिर हमें कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी जैसा टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें कैमरा डाल के मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसमें पूरा सफाई करके पहले पेट की, फिर हम उसमें चेक करते हैं कि बड़ी आंत में कहाँ से ब्लड आया। तो तो इसमें पेशेंट को अप्रोच करते हैं ज़्यादातर या कैसे है? हाँ, इसमें पेशेंट को यूजुअली हम पहले तो बाउल प्रिपरेशन देते हैं कि उसको हम 2 लीटर पानी के साथ एक पेगलेक पाउडर होता है वो पिला देते हैं। उससे वो 10-15 बार मोशन करता है, पूरा एरिया साफ हो जाता है, क्योंकि कैमरा से देखना वो एरिया साफ होना चाहिए, तो दिखेगा ही नहीं छोटी छोटी चीजें। फिर उस पेशेंट को यूजुअली तो अगर पेशेंट यंग है, टॉलरेट कर सकता है, तो हल्का फुल्का पेशेंट्स है भी लेते हैं। पर अगर किसी को पेन हो तो माइल्ड सिडेशन में उसको कर सकते हैं, तो मतलब पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं है, सिडेशन। पेन इसमें ज़्यादा होता है या पेन होता है क्योंकि थोड़ा सा पेन होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता। तो राइट पेशेंट चुनना जरूरी है, हर एक में आप कोलोनोस्कोपी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है तो ही करना है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी पेशेंट में करना है, तो हम उसको समझाते हैं कि देखो थोड़ा पेन होगा, गैस का पेन होगा, क्योंकि जब कोलोनोस्कोप अंदर जाता है मोशन वाले एरिया में, तो गैस से उसको फुलाया जाता है, तभी कैमरा को जगह मिलेगी आपके जाने की। तो जब गैस अंदर जाएगी तो पेट थोड़ा फूलेगा, तो पेशेंट को लगेगा आंख फूल गई, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये
इसीलिए कई बार सिटेशन में करना पड़ जाता है। और इस प्रोसेस में मतलब कितना यूजुअली टाइम लग जाता है? 15 to 20 मिनट्स एग्जामिनेशन में लगते हैं, अगर अच्छे से बाउल प्रिपेयर्ड है, मतलब इंटेस्टाइन पूरी से साफ हो गई है, तो 15 से 20 मिनट में कर लेते हैं। और उसके बाद बायोप्सी अगर लेनी हो, टुकड़े की जांच लेनी हो, कोई गांठ मिल गई तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जैसे मैंने बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कई अल्सर ही अल्सर मिल रहे हैं, उसके कई कारण होते हैं, वो कारणों को भी बायोप्सी ली जा सकती है कंफर्मेशन। सर किसी में ट्रीटमेंट में करा लिया चेंज को ये डिटेक्ट हो चुकी है चीज, तो वो पेशेंट कैसे गएगा? आप कैसे करते हो? मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा या उसको लास्ट स्टेप है कि वो सर्जरी के लिए की जाए इसकी? हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन कॉज, कुछ चीजें जैसे हेमोरॉइड्स है, बवासीर बोलते हैं, फिशर है, दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, 70% तक सक्सेस रेट है दवाई। 30% केसेस जिनमें फिशर ठीक नहीं हो रहा, उनमें छोटी सी सर्जरी की जाती है, जिसमें स्पिंक्टर के एक पार्ट को काट दिया जाता है, जिसे स्पिंक्ट्रॉटमी कहते हैं। उससे वो हीलिंग में हेल्प मिलती है उस जख्म। कॉन्स्टिपेशन तो साइड बाय साइड ट्रीट करना ही है। ठीक है, अगर किसी को हेमोरॉइड्स है तो उसमें ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 आगे, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब ग्रेड 4 मतलब बाहर ही लटक गए हैं, पूरे बाहर आके अंदर ही नहीं जा रहे, तो उसमें तो एक बार सोजिश श्रम करके थोड़ा सा टाइम लेकर सर्जरी करनी भी पड़ती है, क्योंकि वो पूरे तो ठीक होते नहीं। तो ग्रेड 3 की कुछ केसेस को आप मेडिकली मैनेज कर सकते हो। ग्रेड 4 में तो आपको सर्जरी की ज्यादातर जरूरत और पड़ती है। उसमें सर्जरी हेल्पफुल रहती है सर? सर्जरी बहुत हेल्प करती है उन केसेस में जिनमें ब्लीडिंग हो रही है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 हेमोरॉइड्स हैं, उनमें सर्जरी डेफिनेटली बेटर रहती है एज कम्पेयर टू मेडिकल मैनेजमेंट। पर ज्यादातर केसेस ग्रेड 1 ग्रेड 2 के ही होते हैं, और कुछ चुनिंदा केसेस ग्रेड 3 के भी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ कंडीशन ऐसी बचती हैं जिनमें सर्जरी को ही करना होता और अगर सर उस कैंसर उसमें डिटेक्ट हो गया तो सर्जरी उसमें हेल्पफुल है या उसके लिए है। कोई हाँ, और उसके लिए डिपेंड करता है, मतलब बड़ी आंत का कैंसर कहाँ का है। अगर मलाशय का है तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी तीनों का रोल रहता है। यूजुअली अगर राइट साइड की कोलन का है एग्जाम, बड़ी आंत के शुरुआत के बाद का है, तो सर्जरी प्लस कीमो का रोल रहता है। ऐसे है इस साइड का है अगर, उसमें भी सर्जरी और कीमो का रोल रहता है। तो सारे सिस्टम्स, सारे डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। तो उसका कीमो कितने टाइम तक होता है या वो डिपेंड करता है? डिपेंड करता है स्टेज क्या आती है। अगर स्टेज 1 2 है तो कीमो की जरूरत नहीं है, स्टेज 3 4 ऑनवर्ड्स कीमो की भी साथ में जरूरत पड़ती है सर्जरी के। ये रहा। तो सर सर्जरी अगर पेशेंट की होगी तो कितना टाइम लगता है उसको? ये अच्छा जो पार्ट वो कट किया है बॉडी, उसका कुछ इफेक्ट रहता है बाद में बॉडी के कि यहाँ कोई साइड इफेक्ट आ रहा अगर है? कैंसर की बात करें तो अगर से विदाउट कैंसर है पेशेंट को, अपने सर्जरी कर दी, वो पार्ट तो कट हो गया बॉडी में, एक्चुअल में हेमोरॉइड में हम कुछ यूजली कट नहीं करते। हेमोरॉइड्स को टैकल करने के दूसरे तरीके हैं, जैसे स्टेपलर, स्टेपलर हेमोरॉइडोपेक्सी होते हैं। स्टेपलर के थ्रू हम सिर्फ कुछ पार्ट, जो म्यूकोजा सब म्यूकोजा है, उसको काट देते हैं, पूरी रेक्टम नहीं कटती है। उसके जो उभार वाले पार्ट हैं उनको हम एक तरह से स्टेपल से काट के स्टेपलर अपने आप जोड़ देता है। तो स्टेपलर वाली टेक्निक होगी, या उसको कटिंग वाले मेथड से निकाल दिया, या लेजर के द्वारा उसको जला दिया। ये तरीका है, मतलब हम उसमें कुछ कट एज सच पूरा लेयर को कट नहीं करते, एक पार्ट ऑफ लेयर कट करते हैं, तो वो फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर कैंसर के भी पार्ट में कर रहे हैं? कैंसर के पार्ट में देखो कई प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको एक पार्ट कटा है बॉडी का, तो धीरे धीरे बाकी इंटेस्टाइन अडेप्ट कर जाती है। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, मोशन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, हीलिंग में टाइम लगता है, 7 to 10 days मोशन नॉर्मल आने में टाइम लगता है, 10 दिन 12 दिन लग सकते हैं। बट इवेंचुअली पेशेंट अपने आप बाकी इंटेस्टाइन कोप अप कर लेती है, वो ठीक हो गई। तो उसमें कितना टाइम लग जाता है सर आपकी बॉडी की रिकवरी के आफ्टर सर्जरी? हाँ, सर्जरी अगर कैंसर की सर्जरी है तो देखो 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते तो मिनिमम लगते ही हैं चीज़ें ठीक होने में। उसके बाद कीमोथेरेपी अगर चली लंबी चलती है, अच्छी हो, 8 10 साइकिल 12 साइकिल तक जाते हैं, 12 साइकिल स्टैंडर्ड मानते हैं। उसके बाद पेट स्कैन करा के देखना पड़ता है कि ट्यूमर की क्या सिचुएशन है, कोई और कीमोथेरेपी तो नहीं दे रही। कुछ कई बार लंबा इलाज भी चलता है, ज्यादातर केसेस में तो 3 4 महीने तो लग ही जाते हैं पूरे इलाज और अगर में। विदाउट कैंसर है तो उतना कितना टाइम लगता है उसको रिकवर होने में? हेमोरॉइड्स तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक से किया। अगर स्टेपलर किया तो थोड़ा सा शुरू में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। ओपन टेक्निक से किया तो बहुत पेन होता है। लेजर में पेन कम होता है, पर थोड़ा रिफरेंस का रिस्क रहता है दोबारा होने का। तो हर एक पेशेंट में अलग अलग मोडेलिटी दी जाती है। जल्दी रिकवरी हो जाती है आजकल, हेमोरॉइड्स और फिशर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर सर्जरी करानी ही पड़े। विद उसके बाद इन 3 वीक्स पेशेंट अपने काम पे चले जाते हैं, 2 to 3 वीक्स। कई बार तो पहले वीक बाद भी ठीक हो जाते हैं, फिशर वाले पेशेंट तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब हेमोरॉइड्स अगर बहुत ज़्यादा थे, बल्कि थे, और
ना स्टेपलर हो पाया, ना लेजर हो पाया, ओपन टेक्निक से हुआ, तो फिर 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसमें कुछ उनको करना पड़ता है कि ये भी खाने के लिए थोड़ा सा। खाने के लिए एडवाइस करते हैं, पेन किलर्स देने पड़ते हैं, एमसिप्स बात कराना पड़ता है, ये सब कराना पड़ता है। और कैंसर का पेशेंट है तो उसको थोड़ा सा आपको बताना भी पड़ता है, उसको प्रिपेयर भी करना पड़ता है ड्यूरिंग दिस पीरियड कि आपकी बायोप्सी रिपोर्ट ये आई है, तो आपको अब अगला स्टेप ये लेना है। सर्जरी की कंप्लीटनेस है कि नहीं है, सर्जरी कितनी अच्छी की गई है, सर्जरी में कितना भाग निकाल के उसके कितने लिम्फ नोड निकालेंगे, वो सब पे आउटकम डिपेंड करता है। दोबारा होगा कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें करता है कि आप रिकवरी कंप्लीट तो आप तभी बोलोगे जब क्योर डिटेक्ट करोगे, क्योर लेबल कर दोगे, सर्जरी के कैंसर की सर्जरी क्योरेटिव होगी है। बट फिर भी हमें पेशेंट को 3 से 5 साल तक तो इंटेंसिव उसमें रखना पड़ता है कि फॉलोअप करते रहे, देखते रहे कि दोबारा तो नहीं आ रहा, कहीं और तो नहीं बन रहा। 5 साल यूजुअली ठीक निकल जाए तो उसको बोलते क्योर हो गया है, कुछ भी नहीं आ रहा। 5 साल का पीरियड पेशेंट को आना पड़ता है बार बार हॉस्पिटल में अगर कैंसरस कॉज। नॉन कैंसरस कॉज है, ट्रीटमेंट हो गया, आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन आपने कर ली, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दे रहे, गंदा खाना नहीं खा रहे, तला मिर्च मसाला नहीं खा रहे, तो आप ठीक ही रहते हो, उसमें दोबारा नहीं आना। सर आज हमने ये सब कुछ आपसे जाना, तो एक क्वेश्चन है कि जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं या डॉक्टर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं इस चीज के लिए, या शर्म आ रही है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहिए? आ, देखिए, कई चीजें हैं इंडियन सोसाइटी की, स्पेशली फीमेल्स में, जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती कुछ बात नहीं। पर एज पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, तो एजुकेशन की वजह से अब उतना पेशेंट शर्माता नहीं है बताने में, तो ये अच्छी चीज है। बट हाँ, डिपेंड करता है सोसाइटी इसको किस तरह टैबू की तरह ले लेती है, कि किसी को पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हमें यही एजुकेट करना है लोगों को कि इसमें शर्माने की बात नहीं है, सीरियस थिंग भी हो सकती है। और ज़्यादातर पेशेंट्स को लगता है जो छोटी छोटी क्लिनिक्स हैं, नीम अफीम टाइप हैं, या जो आयुर्वेद के नाम पे चीज़ें कर रहे हैं, कई बार उनके पास जाके पेशेंट ईज महसूस करता है, क्योंकि वो शायद पेशेंट के साथ कनेक्ट ज़्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी पे हो जाते हैं, तो पर कई चीज़ें मिस हो जाती हैं उस चक्कर में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्वालिफाइड डॉक्टर को, एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, कई बार चीज़ें मिस होने के चांसेस रहते हैं। तो पेशेंट को थोड़ा सा समझना होगा कि वो डिसाइड नहीं कर सकते कि बीमारी सीरियस है या नॉन सीरियस, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कितनी सीरियस है। तो सर एंड लास्ट की क्वेश्चन है कि ब्लड को हम हमेशा चेक करें या कई बार उसको हम इग्नोर कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो, ब्लड अगर आया, कलर की बात करें तो कलर कई बार डिसेप्टिव हो सकता है कि डार्क कलर स्टूल आ गया, आप डाउट महसूस कर सकते हो। बट अगर ब्राइट रेड ब्लड आ गया या मैरून कलर का ब्लड आ गया या अलग से गिरा, तो डेफिनेटली ब्लड है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार हमारे डार्क स्टूल्स आ सकते हैं, कोई ऐसी चीज खा ली, तो उसमें आप 1-2 बार और ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपको डाउट है। बट मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपसे डिसाइड नहीं हो रहा है तो बेटर कम टू द डॉक्टर। अपने आप से डिसीजन ना लें इस चीज के लिए कि ये तो ब्लड नहीं होगा। जो कलर दिख रहा है वो सामने खुद ही बता देता है कि क्या है। ठीक है। एक हैबिट और जो मैं कहता हूँ कि वॉशरूम यूज करने में, यूरिन के बाद में यू कैन फ्लश योर टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, उसके बाद मोशन का कलर यू कैन इजीली सी। जो कोई डॉक्टर बताता नहीं है, फालतू बात होती है। बट अगर यूरिन और मोशन मिक्स आप पॉट में देख रहे हैं, कई बार आप यू कैन नॉट मेक इट अप कि आपका वो यूरिन का कलर थोड़ा डार्क था इस वजह से वो रेड लग रहा है, या वो मोशन की वजह से red लग रहा है। तो ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं, अगर आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे अपने मोशन को देखने के लिए, तो यू कैन इजीली वॉच इन वेस्टर्न टॉयलेट ऑल्सो कि हाँ, कि आप यूरिन की तरह यूज करके उसको फ्लश कर दीजिए, उसके बाद आप मोशन के लिए कलर देखिए, तो आपको सारा कलर समझ में आएगा ब्लैक है कौन सा। होता क्या है कि यू कैन नॉट मेक इट आउट इन वेस्टर्न, वो वाटर से फिल्ड है, वो उसमें यूरिन भी मिक्सड है, मोशन भी हो गया, तो फिर यू कैन नॉट सी कलर। दैट इज द प्रॉब्लम, पीपल कैन नॉट टेल के यार कहीं थोड़ा थोड़ा लाली सी लगी, जबकि वो डार्क यूरिन होगा, कि पानी नहीं पिया तो डार्क यूरिन आया, उसकी वजह से वो कलर आ गया। अभी के ओपिनियन में फ्रेग्रेंस के लिए वो कलर डाल देते हैं पानी में। हाँ, वो भी एडवाइजेबल नहीं, नॉर्मल आप ट्रांसपेरेंट रखिए, वॉचफुल रहिए अपने मोशन को। जरूर यू शुड एग्जामिन, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी आपको अंदर है, आपको लगता है यार ठीक नहीं चल रहा, तो सबसे पहले अपने मोशन को ऑब्जर्व। वो आपकी कई स्टोरीज बता देगा। इंटेलिजेंट जो पर्सन होगा वो इमीडिएटली टेस्ट करा लेगा
मोशन कितना लगती है। काफ़ी हमने जाना इसके बारे में, इसके लिए थैंक यू।